अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। एक तरफ नून लीग के कायद नवाज शरीफ 6 साल बाद दोबारा पार्टी के सदर मुंतखब हो गए हैं, जिससे नून लीग की कमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ के हाथ में आ गई है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदलिया पर शदीद तनकीद करते हुए कुछ जजेस को काली भेड़ें करार दे दिया है। तो दूसरी तरफ हुकूमत अचानक कुछ ऐसे इकदाम उठा रही है जिनकी मेरिट के साथ साथ टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहा है। और तहरीक इंसाफ भी तनकीद कर रही है कि इन इकदाम का मकसद बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को फिलहाल जेल में ही रखना है। और इसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ अदलिया से बहुत जल्द इमरान खान की रिहाई की उम्मीद लगा रही है। लेकिन हुकूमत क्यों और कैसे इमरान खान की रिहाई का रास्ता रोकने जा रही है, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे नून लीग की सियासत की, जिसमें आज 6 साल बाद बड़ी तब्दीली आई है। और आज 28 मई का दिन है, जिस दिन 26 साल पहले पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। और आज हुकूमत ने इस दिन छुट्टी करके मुल्क को दिन रात मेहनत करके तरक्की की राह पर डालने के अज़म का इजहार किया। और इस छुट्टी का ऐलान भी कल अचानक शाम में किया। नवाज शरीफ, जिन्हें पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में नाअहल कर दिया था और फिर 2018 में एक और फैसले के जरिए पार्टी सदरत से भी महरूम कर दिया था, आज वो दोबारा अपनी पार्टी के सदर मुंतखब हो गए हैं। इस हवाले से आज लाहौर में नून लीग की जनरल काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। जिसके बाद नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम कहते हैं कि हमने तीसरी क़ुव्वत को आने की इजाज़त दी और वो सिस्टम हमें PTI के अंदर नजर आया। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि इमरान खान हमें ताना देने या हम पर उंगली उठाने से पहले बताएं कि अगर वो तीसरी क़ुव्वत आप नहीं थे तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। लंदन गए थे जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम, वो कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है और वो सिस्टम हमें PTI के अंदर नजर आया। इमरान खान साहब, आप सब बातों को छोड़ें, आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। बताएं, जरा बता दें आज। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार हूं। मैं छोड़ दूंगा सियासत। मैं वादा करता हूं कि अगर वो तीसरी फोर्स का इशारा आपकी तरफ नहीं था तो मैं सियासत भी छोड़ने को तैयार हूं। वो आप थे, आप। नवाज शरीफ ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि इन्हीं लोगों ने आपकी बुनियाद रखी है, आपके केस का कोई मेरिट नहीं है। यही वो एम्पायर की उंगली थी जिसका जिक्र इमरान खान बार बार करते थे। इन्हीं लोगों ने आपकी बुनियाद रखी है, आपकी सियासत की बुनियाद रखी है। हमारी हुकूमत का तख्ता भी आपने उल्टवाया इन लोगों की मदद से। जमहूरियत को पतरी से भी आपने उखाड़ा। यहाँ तक उनके हौसले बुलंद हो गए थे। प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने धरना हो रहा है और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हम तुम्हारे गले में रस्सा डालकर खींचकर बाहर लेके आएंगे तुम्हें। किसकी वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे? क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, ये वही था एम्पायर। इन बातों का जवाब इमरान खान साहब आप दें, कौम को दें। आपका तो कोई केस ही नहीं है। अगर आप इनका बातों का जवाब देंगे तो उसके बाद फिर आप हमसे बात करना। कोई मेरिट नहीं है आपके केस में। आप तो उन लोगों की पैदावार हैं और 2018 के इलेक्शन में जो हुआ था उसके भी आप जिम्मेदार हैं। इन लोगों के साथ साथ आप जिम्मेदार हैं। आज 28 मई है, हम तो 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। नवाज शरीफ की तरफ से जनरल ज़हीरुल इस्लाम से मुतालिक PTI पर तनकीद का जवाब देते हुए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि अगर 8 फरवरी को लोग खुद निकले हैं और कोई फौजी लेकर नहीं आया है तो इससे बड़ा क्या सबूत है कि इमरान खान अवाम की ताकत से आया है। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने पूरा सिस्टम बनाया, आप लोगों को लेकर आए और इमरान खान जो है इस्तेमाल हुए। भाई साहब, नवाज शरीफ को ये फरवरी 8 को कौन लेकर आया लोगों को बाहर? अगर फरवरी 8 को लोग खुद निकले हैं, कोई लेकर नहीं आया, कोई फौजी नहीं लेकर आया, तो इससे बड़ा क्या सबूत है कि इमरान खान अवाम की ताकत से आया? मगर ये हकीकत अपनी जगह है कि जून 2022 में पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम ने PP 7 रावलपिंडी से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शब्बीर अवान के एजाज़ में तकरीब मुनक़्क़िद की थी। और इस तकरीब का एहतमाम उन्होंने कहूटा में अपने आबाई घर में किया था। और जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के लिए बाकायदा इलेक्शन मुहिम शुरू करते हुए वो बातें की थी जो नवाज शरीफ ने दोहराई। मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं एक्चुअली न्यूट्रल हूँ। हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया और हमने एक तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है और वो सिस्टम हमें PTI के अंदर नजर आता है। इसके अलावा नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि साकिब निसार ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए नाअहल करार दिया था, कारकुन मुझे वापस लेकर आए हैं। साकिब निसार का फैसला आज रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है।
साकिब निसार ने मुझे जिंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था, ये वापस लेके आए तो खामोश क्यों बैठे हैं? इनको खुशी मनाने नहीं दे। आपने खुशी मनानी है, इसलिए नहीं कि नवाज शरीफ आज दोबारा अल्लाह के फजलो करम से मुस्लिम लीग का सदर बना है। आपने खुशी मनानी है या जश्न मनाना है तो इसलिए कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। बुलाएं जरा उनको, आज बुलाएं जिन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने, जिस पे फैसला किया गया कि नवाज शरीफ तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। भाई बेटे से नहीं ली ना, मैंने तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि महंगाई कम हो रही है, 1.5-2 साल मुश्किल के होंगे, अगले 3 साल बहुत अच्छे हो जाएंगे। नवाज शरीफ ने कारकुनों से वादा भी लिया कि अब मैं नून लीग का सदर बन गया हूं तो आप मेरा साथ देंगे। जबकि दूसरी तरफ साबिक सदर आरिफ अलवी ने फ़ौज से मुज़ाकरात करने से मुताल्लिक कहा है कि हमने फ़ौज को कभी मुदाखलत की दावत नहीं दी, मगर इमरान खान मुज़ाकरात उसके साथ करना चाहते हैं जिसके हाथ में कुछ हो। फॉर्म 47 वालों के हाथ में कुछ भी नहीं है। हम फौज को कभी भी हमने नहीं दावत दी कहीं मुदाखलत करने के लिए, मगर मुज़ाकरात इमरान खान साहब उसके साथ करना चाहते हैं जिसके हाथ में फैसला। आप समझते नहीं है कि फॉर्म 47 वालों के हाथ में कुछ भी नहीं है, उनसे मुज़ाकरात करके लाहासिल मुज़ाकरात होंगे। बाहर सूरत जो लोग आइन की बहाली की तहरीक के अंदर सब इकट्ठा होना चाहते हैं वो इकट्ठा हों, मगर मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए जो कुछ दे सकें और कुछ मुज़ाकरात की टेबल पर कोई बात रख सकें। अभी तक कोई बात ही नहीं आई है। नवाज शरीफ दोबारा नून लीग के सदर बन गए हैं और उनकी पार्टी इक़्तिदार में है, लेकिन तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जेल में हैं और नून लीग उन्हें मजीद जेल में रखने के लिए इकदाम उठा रही है। साथ ही इमरान खान पार्लिमानी सियासत के लिए नाअहल हैं, पार्टी सरबराही से महरूम हैं। इंतखाबात से पहले उन्हें 1 हफ्ते के दौरान 3 केसेस में सज़ा सुनाई गई और फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा किए बगैर इंतहाई मुतनाज़ तरीके से ये सज़ाएँ सुनाई गई। यानी आज नून लीग इक़्तिदार में है, हालात साजगार हैं, मगर तहरीक इंसाफ इताब का शिकार है। जबकि हालिया दिनों में अदालतों से इमरान खान के हक़ में फ़ैसले सामने आए हैं जिस पर हुकूमत परेशानी में नजर आ रही है। इमरान खान को जिन 3 केसेस में इलेक्शन से पहले सज़ा सुनाई गई थी, उनमें से तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सज़ा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है, जबकि इद्दत केस में अपील पर कल सेशन अदालत से फैसला मुतवक्के है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस भी हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। जबकि एक और अहम केस 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का है जो अभी ट्रायल के मरहले में है, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को इस केस में जमानत दे रखी है। इस बुनियाद पर तहरीक इंसाफ उम्मीद कर रही है कि इमरान खान इसी महीने बाहर आ जाएंगे, मगर दूसरी तरफ हुकूमत इन केसेस में रिलीफ के बावजूद भी इमरान खान को जेल में ही रखने के मूड में नजर आ रही है, जिसके लिए बज़ाहिर जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली गई है और एक दफ़ा फिर नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ दिन पहले यानी इसी माह की 17 तारीख को नैब ने इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना का एक और केस तैयार कर लिया था और फिर कल रात को खबर सामने आई है कि कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने 2 ऑर्डिनेंसेस जारी कर दिए हैं, जिनमें से एक नैब से मुताल्लिक है। और इस नए नैब ऑर्डिनेंस में सबसे अहम बात यह है कि इसके जरिए नैब की हिरासत में मुलजिम के रिमांड का दौरानिया 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है, जबकि बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब अफसर की सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई है। यानी अगर तोशा खाना के नए केस में नैब इमरान खान को गिरफ्तार कर लेती है तो एहतसाब अदालत से 40 दिन का रिमांड हासिल कर सकती है और इस दौरान इमरान खान को जमानत भी नहीं मिल सकती। नैब के नए ऑर्डिनेंस पर खुद नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक भी तनकीद कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक के एक्स पर पोस्ट के मुताबिक नैब का कानून एक आमिर का बनाया हुआ काला कानून है। मुख्तलिफ फौजी, सिविल और जुडिशल डिक्टेटर्स ने इसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बहुत से बेगुनाहों को इसका शिकार बनना पड़ा। इस ब्लैक लॉ की हिमायत नहीं की जा सकती। 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को 40 दिन का करने का कानून अफसोसनाक है, इसे वापस लिया जाए। मुश्तबा कानून साजी हमेशा नामुनासिब रहती है। जबकि नून लीग के इत्तेहादी MKM ने भी नैब ऑर्डिनेंस को नामुनासिब करार दे दिया है और ख़ुद नून लीग माजी में नैब को काला कानून करार देती रही है। इसे बदलने की ज़रूरत और अहमियत पर जोर देती रही है। उसने अब खुद ही इस कानून को मज़ीद सख्त कर दिया है, जिससे नून लीग पर नैब को दोबारा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लग रहा है। और ये सारी पेशरफ इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि कुछ अरसे से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया से टकराव की सूरत हाल वाज़ेह नज़र आ रही है। हुकूमत कुछ जजेस को इमरान खान का हामी करार देते हुए उन पर तनकीद कर रही है कि वो इमरान खान को रिलीफ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो उमूमन बहुत मोहतात रवैया अख्तियार करते हैं, आज उन्होंने भी
जनरल काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए बाकायदा अदलिया को निशाना बनाया, कुछ जजेस की तरफ इशारा करते हुए उन्हें काली भेड़ें करार दिया और इमरान खान के हवाले से जजेस को मुखातिब करके ये भी कहा कि नवाज शरीफ के ज़माने में तो कई साल ज़मानतें नहीं होती थीं, आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसकी ज़मानत पर रिहा करके इसके तमाम जराइम ख़त्म कर दिए जाएँ। मैं ये कहता हूँ अदलिया से, अदालत उज़्मा से अगर पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा, ना कोई और होगा। क्या आप ये चाहते हैं? मुझे यकीन है कि ये जजेस इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए पूरी तरह मुत्तफिक है, मगर चंद काली भेड़ें जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं कि उसके तमाम 190 बिलियन पाउंड वो नवाज शहबाज शरीफ ने चोरी नहीं किए, वो इमरान नियाजी ने चोरी किए। खाना काबा की घड़ी का वो करोड़ों रुपए की घड़ी वो इमरान नियाजी ने चोरी की, उसने बाजार में बेची, वो मुस्लिम लीग नून ने नहीं बेची। वो जमीन जो दूसरों से ली वो मुस्लिम लीग के लोगों ने नहीं ली, वो इमरान नियाजी ने ली। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी, आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूँ इमरान नियाजी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। बहरहाल कल हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस के अलावा जो दूसरा ऑर्डिनेंस जारी किया है वो इलेक्शन एक्ट से मुतालिक है, जिसके तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी तैनात किए जाएंगे। कल ये दोनों ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए हुकूमत इतनी उजलत में नजर आई कि इसके लिए सदर आसिफ अली जरदारी का इंतजार भी नहीं किया गया और कायम मकाम सदर यूसुफ गिलानी के जरिए ऑर्डिनेंस जारी करवाए गए। सिर्फ यही नहीं, नैब तरामीम केस की गुज़िश्ता समाअत जिसमें इमरान खान वीडियो लिंक पर पेश हुए थे, उसमें सदारती ऑर्डिनेंसेस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने कड़ी तनकीद करते हुए रिमार्क दिए थे कि ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं है? क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर मुमलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? मगर इस समाअत के 12 दिन बाद ही हुकूमत ने सियासी अहमियत के हामिल 2 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए हैं और उसमें से एक नैब कानून से मुतालिक है, जिसके केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए थे। हुकूमत आखिर इस तरह के इक़दाम से क्या हासिल करना चाहती है? आज की वज़ीर आज़म की तकरीर के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दिफा नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब आमतौर पर बहुत ही मोहतात ज़बान इस्तेमाल करते हैं शहबाज शरीफ साहब, मगर सख्त ज़बान काली भेड़ें जजिस के हवाले से उन्होंने कहा कि वो बेचैन है इमरान खान को ज़मानत देने के लिए, रिलीफ देने के लिए। फिर अचानक ऑर्डिनेंस भी आए हैं इमरान खान साहब को जेल में रखने के लिए। किस तरफ जा रही है हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, आपने बड़ा एक बर्निंग टॉपिक या एक ऐसा नाजुक मौजू छेड़ा है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवाल का जवाब भी दे दूँ और एक जामे जवाब दूँ। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितनी ज़रूरत जो है मुख्तलिफ जो अदारे हैं हमारी जो अरेंजमेंट है, नेशनल अरेंजमेंट जो है इक़्तिदार की, उसमें ऑब्वियसली मैं आइनी इदारों के अलावा भी गिनता हूँ जिसमें आप लोग भी हैं, मीडिया भी है, बिग बिजनेस भी है। उनको एक जो है ना उसकी ज़रूरत है, एक डायलॉग की ज़रूरत है और वो डायलॉग जो है बड़ा जामे होना चाहिए, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। अगर हम अपनी जो इस वक्त प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एक कौम की हैसियत से, एक रियासत की हैसियत से, उनका अगर हमें हल चाहिए, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपने इब्तदाई में जो है ऑर्डिनेंस की बात की है, मैं आपकी बात से इख्तिलाफ तो नहीं कर सकता, कथित तौर पे इख्तिलाफ नहीं कर सकता। 90 दिन के ऑर्डिनेंस का मैं खुद विक्टिम रहा हूँ और 90 दिन के बाद भी जो है हम 6-6 महीने कैद रहे और बल्कि खुद इंटरेस्ट लेते थे इमरान खान साहब। अमेरिका में वो वहाँ से हुक्म सादर करते थे कि अगर इन्होंने एयर कंडीशनर लगाए हुए हैं, इनके एयर कंडीशनर उतार और पाकिस्तान वापस जाके नवाज शरीफ के, आसिफ अली जरदारी के इनके एयर कंडीशनर उतार दूंगा।
मेरी इतला है कि अब खुद एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, ये लगवा रहे हैं, कुछ इस किस्म का जो है वो इजाज़त ले रहे हैं, या ऑब्वियसली अदालत से इजाज़त ली जाती है इन चीज़ों की। तो ये सिलसिले जो हैं, अगर जो जंग जो है इस वक्त जो है, मैं जंग का लफ्ज़ जो है ज़रा एग्जैजरेटेड इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जो तनाव जो है, जो टेंशन जो है, वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है, और उससे वही रिजल्ट निकल रहा है जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि फिर हर अदारा जो है वो अपनी जो है एक फसीलें खड़ी कर रहा है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अदलिया जो है मैं ऐसा समझता हूँ कि उसमें इन तमाम तर हालात के बावजूद जो है, मेरा ख्याल है उनका तवाज़ुन नहीं बिगड़ना चाहिए, उनका तवाज़ुन मेंटेन रखना चाहिए। उनकी हम सियासतदान जो हैं ये हम ऊंच नीच कर जाते हैं, जमा तफरीक में भी जो है कोई ना कोई गलती कर जाते हैं, हमारे सियासी मकासद जो हैं वो बाज़-औक़ात हमारे आड़े आते हैं, हमारे जो फैसले जो होते हैं वो उनके ताबे होते हैं। लेकिन एक बात जो है, जो मुसल्लमा जो हकीकत ये है कि अदलिया के फैसले जो है ना वो गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं है। उनसे जो है अगर कहीं पे कोताही खुदा न खास्ता हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बाज़-औक़ात वो फेटल होती है, बाज़-औक़ात वो इतनी लीथल हो जाती है कि उसकी सदियों तक जो है गूंज जो है वो बरकरार रहती है, बल्कि तारीख उसको बाज़-औक़ात अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये दुरुस्त है कि कोई ना कोई बैकडोर राब्ता करके मामला सुलझाने की कोशिश की है हुकूमत ने, मगर अदलिया की तरफ से कोई मामला इतने आगे बढ़ गए, तनकीद इतनी आगे बढ़ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, फिर सेनेट में तकारीर के कोई बात बनी नहीं और बस जवाब मिला नहीं। मैं आपकी किसी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा, मैं जो आप बात कर रहे हैं मैं उससे एग्री कर रहा हूँ, कतई तौर पे इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर अदारे की अपनी अपनी जो है ना एक जो कादावर अदारे हैं उनकी अपनी अपनी एक लिमिट्स होती हैं, एक अपनी अपनी डिग्निटी की जो है ना वो पैरामीटर्स होते हैं। मैं ज़रा केयरफुल ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिग्निटी के पैरामीटर्स होते हैं, उसमें हम भी शामिल हैं शायद। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि हम बाज़-औक़ात जो है ना वो चीज़ें जो है वो हम बाज़-औक़ात चीज़ें जो है ना वो इस तरह उनको थोड़ी सी लचक देते हैं, थोड़ी सी स्पेस इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे जो सियासी मकासद हैं वो हल हो सकें। मैं चाहता हूं कि उसको भी आइडियल सिचुएशन में जाना चाहिए। इससे ये जो तासुर उभर रहा है कि इस वक्त अदलिया जो है वो बरसरे पैकार हुई है, और वो बरसरे पैकार जो है उसमें सबसे बड़ा इशू जो है इमरान खान साहब का है। इशू और भी होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आप लोग कवर कर रहे हैं, जो बाकी मीडिया कवर कर रहा है, वो इमरान खान साहब का इशू है। वो समझते हैं कि इमरान खान की जो धमकी है या इमरान खान की शक्ल दिखा के या जिसके केसेस में रिलीफ दे के वो मौजूदा हुक्मरानों को, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उनको जो है किसी न किसी तरह जो है इस बात पे मजबूर कर देंगे कि वो उनकी शराइत के ऊपर या कम से कम किसी हद तक उनकी शराइत के ऊपर जो है कोई सुलह सफाई का मामला तय कर लें। जो उनको ऑब्जेक्शंस हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, मैं उस डिबेट में नहीं जाता। ख्वाजा साहब, ये दबाव हुकूमत महसूस कर रही है, कोई इदारा महसूस कर रहा है, और इदारे का दबाव हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ रहा है और ऐसे इकदाम लेने पड़ रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि अव्वल और आखिर जो दबाव जो है वो हमारे ऊपर है। देखें, जो एक सिविलियन हुकूमत जो है, जो इलेक्शन के नतीजे में बरसरे इक़्तिदार है, ये कभी भी हमारी 75 साल हिस्ट्री में स्टेक्स जो है उसके हाईएस्ट होते हैं, क्योंकि उसने रुखसत होना होता है ना। ख्वाजा साहब, जरा बहुत सारे ऐसे मामले जिसमें जैसे सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी इंटीरियर, सेक्टर कमांडर ISI, डायरेक्टर IB, सेक्टर कमांडर MI को आइंदा तारीख पर हाजिर होने का हुक्म दिया था जस्टिस कियानी ने, जो कि कल होने जा रही है तारीख। मसला है मिसिंग पर्सन का, एक शायर का, तो अब ये पेश हो जाएंगे वो, क्योंकि फिर उससे आप पर प्रेशर खत्म हो जाएगा हुकूमत पर, या वो कल पेश नहीं होंगे, आप पर प्रेशर बढ़ जाएगा फिर? देखिए, मैं तो पहले भी ये सिचुएशन अराइज हुई थी, आज से तकरीबन 11 साल पहले। मैं कचहरी कह रहा हूँ, कराची की जो रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें
बसीयत मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है पेश हुआ था, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को जो है उस वक्त हमारी सुपीरियर जुडिशरी ने या अदालत उज़्मा ने बुलाया हुआ था। मैं वहाँ 5 दिन रहा, वहाँ पे मैं था, मेरे साथ एडिशनल सेक्रेटरी थे, एक सेक्रेटरी साहब उस वक्त आसिफ यासीन थे। उन्होंने जाना गवारा ना समझा या उन्होंने अपनी जो है डिग्निटी के मुताबिक ना समझा, क्योंकि वहाँ पे अदालतों में रगड़ा लगता है और रगड़ा खाना भी चाहिए। हम लोग सियासी जो लोग होते हैं वो इस चीज़ के आदी होते हैं। मतलब आप सियासतदान तो हुकूमत में भी रगड़ा खा लेते हैं, ओपोजिशन में भी रगड़ा खा लेते हैं, वज़ीर आज़म भी खा लेते हैं, वजीर भी खा लेते हैं। ये सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी इंटीरियर, सेक्टर कमांडर ISI, डायरेक्टर IB और सेक्टर कमांडर MI, ये जाएंगे या नहीं जाएंगे कल सवालात का सामना करने? नहीं, ये आपका जो सवाल है बड़ा पर्टिनेंट है, लेकिन मुझे जो लेटेस्ट इस चीज़ के जो है वो नहीं पता कि क्या हुकूमत ने पोजीशन ली है। सुबह ये लोग जा रहे हैं वहाँ पे या वकील जो है वो पोजीशन लेंगे, मुझे कतई तौर पे नहीं मिला इस चीज़ का पता। लेकिन मैं एक सियासी वर्कर की सीरत से किसी वक्त भी अदालत के सामने हाजिर होने को तैयार हूँ। मुझे कोई इतराज़ नहीं है अदालत होस्टाइल हो या न्यूट्रल हो। मुआफ़क़ तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि वो जरूर मेरे मुआफ़क़ हो, लेकिन होस्टाइल हो जाती है। मुझे तारीख में जो है इस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस भी है, आपको भी एक्सपीरियंस है, आप बल्कि विटनेस हैं मुख्तलिफ हॉस्टिलिटीज़ के। तो ये भी वाज़ेह कर रहा है ना कि इस वक्त आपको जो इदारे के इक़दाम हैं उनके प्रेशर्स बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं ना हुकूमत को, क्योंकि मामला इस वक्त इख्तिलाफ का इमरान खान इदारे के दरमियान है। क्योंकि आप वज़ीर दिफा हैं, आपकी वजारत से मुताल्लिक है, बट आप भी लाइल्म है कि कल होगा क्या। ये पता चल रहा है ना कि हुकूमत इस वक्त इदारे और मैं पता कर लेता हूँ, मैं पता कर लेता हूँ, मुझे पता होता है ये सवाल आपने पूछना है। लेकिन मैं वसीयत मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है एज ए पोलिटिकल वर्कर जो है, बिल्कुल अगर अदालत मुझे बुलाती है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं अदालत में जाके जो भी मुझे फेस करना ज़रूर करूँगा। ये मैं समझता हूँ कि एक तरीका ये भी होता है कि किसी एडवर्सरी को या किसी हॉस्टिलिटी को फेस करने का, कि आप जो है उसके आगे जो है उस तरह हॉस्टिलिटी को हॉस्टिलिटी के साथ काउंटर ना करें, हॉस्टिलिटी को जो है वो एडवर्सरियल एटीट्यूड से कन्फ्रंट ना करें। बतौर सियासतदान आप लोगों ने नैब को भुगता, उसको काला कानून कहा, उसमें तरामीम की, इमरान खान से उन तरामीम को चैलेंज किया जिसका केस इस वक्त चल रहा है अदालत में। और आप लोग अचानक जब हुकूमत एक ऑर्डिनेंस के जरिए 15 दिन का 40 दिन कर देती है, खुद ख्वाजा साद रफीक साहब ट्वीट करते हैं कि बड़ा गलत इकदाम किया है, MQM भी इसको इंडोर्स नहीं करती, तो आप लोगों ने तो नैब की तरामीम को नरम किया था। आपने कहा था काला कानून है, जब आपको अचानक करना पड़ता है तो यानी जजेस जमानत ना दे दें इमरान खान को, इसलिए आप कर रहे हैं। और मुतादिद केसेस में तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उन्हें जमानत दी है और एक और केस भी उन्हीं के पास है, उस पर तो वैसे इमरान खान साहब उन पर भरोसा नहीं करते हैं, तो उन पर कैसे तनकीद हो सकती है? देखें, ये हमने सारा कुल भुगता, हमने 90 दिन का रिमांड भुगता, सब ने 90 दिन का रिमांड, उसके बाद हम जुडिशल कर दिए गए। और जुडिशल में हम जो है 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल, 1.5 साल, बल्कि हमजा शहबाज जो हैं वो 2.25-2.5 साल रहे जेल के अंदर। साद रफीक साहब जो है बरादरम, दोनों भाई जो हैं वो मेरा 1.5-2 साल वहाँ पे रहे। चीमा साहब रहे, मैं 6 महीने कैद में रहा। और बावजूद इस बात के ये सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं। और मैं आपको एक और वाकया बताऊं, ये स्पीकर साहब के घर में जो ISI की निगरानी में हमारे मुज़ाकरात होते थे, उसमें ये चीज़ डिस्कस हुई थी। और ये चीज़ जो है वो कहते थे कि नॉन नेगोशिएबल है, PTI कहती थी। मैं बिल्कुल आपको कसमन कह रहा हूँ, वो कहते हैं नॉन नेगोशिएबल 90 दिन का नहीं रहेगा, बल्कि आमला में उन्होंने 180 दिन का कर दिया था। आमला जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉ है वो भी उन्होंने उन्हीं दिनों में कर दिया था, पास किया था। उसमें 180 दिन प्रपोज किया हुआ था। वो हमने बड़ी लड़ाई लड़ी कि ये एक तरफ अगर वो कहते हैं कि जी हम आपको छूट देते हैं नैब में, दूसरी तरफ आमला में 180 दिन का रिमांड कर देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि वो एक्सट्रीम पे गए थे। ये एनॉमलीज हैं, ये इस किस्म के जो आप तनकीद कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मगर खालिद साहब, ऐसा नहीं हुआ कि आज इमरान खान साहब, आज नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे, उनके साथ जो कुछ हुआ और ज़ाहिर ज़्यादतियाँ हुई, जनरल ज़हीरुल इस्लाम का वो नाम ले रहे थे, इसके अलावा हमने देखा कि साकिब निसार साहब की बात कर रहे थे। कुछ टाइम बाद ऐसी एक तकरीर इमरान खान साहब कर रहे होंगे, अपनी आप बीती बता रहे होंगे, जर्नलों के और जजेस के नाम बता रहे होंगे, और इसी सर्किल में हम घूमते रहेंगे।
देखें, लेकिन वो साथ देखें ना, उनकी तकरीरें ये भी तो है ना जिसमें जनरल बाजवा को जो है वो जमहूरियत का चैंपियन कह रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी का डिफेंडर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ बात करना जो है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बात करना है, और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो बात करता है वो गद्दार है। आज ये सारी गद्दारियां इमरान खान खुद कमिट कर रहा है, उसके लोग कमिट कर रहे हैं। जो 9 मई को जो बाहर जो गाली दी जा रही थी फौज को, और जो वहां पे कहा जा रहा था, जिनाह हाउस के बारे में जो कहा जा रहा था, जो GHQ के बारे में जो कुछ कहा जा रहा था, उससे बढ़ के क्या बात है? अगर मैंने कहीं क्रिटिसिज्म किया, मैंने कोई नेगेटिव रिमार्क्स दिए, तकरीर की जो है, वो तो कोई मैच नहीं है। ये तो एक मिसडिमीनर है इन चीजों के सामने जो इमरान खान ने जो करवाई है 9 मई को जो है। कानून साजी आपने जो बार बार आप फरमा रहे हैं कानून साजी के बारे में जो है, ये कानून साजी क्यों हम ये कानून साजी कर रहे हैं? क्योंकि हमारे आर्सेनल में जो भी इस वक्त हथियार हैं वो कानून साजी के हथियार है ना। हम कोई किसी को गाली नहीं दे सकते, या किसी का गिरबान नहीं पकड़ सकते, या जाके कोर कमांडर खुदा न खास्ता फौज की इंस्टॉलेशन पे जो है वो हमलावर नहीं हो सकते। हम जो है ऐसे इकदाम नहीं उठा सकते जो गद्दारी की जुमरे में आते हों, जो रिस्ट्रक्शन के जुमरे में आते हों, जो एक मुल्क की सालमियत पे हमले के जुमरे में आते हैं। हम नहीं वो कर सकते। लेकिन अगर हमारे लिए ये भी अगर आप हराम करार दे दें कि हम 14 दिन का जो है 40 दिन का कर रहे हैं, हम 90 दिन का नहीं कर रहे, 180 दिन का नहीं कर रहे। मैं आपको 180 दिन का भी मैंने आपको, अगर हमारे लिए ये भी जो है गुनाह कबीरा है, तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट ए फेयर वॉर, इट्स नॉट ए फेयर वॉर। हमें वो ग्रांट करना चाहिए। ऐसा मगर मसला है ना कि फिर केसेस जो बने थे उनको सही तरीके से उनका ट्रायल नहीं किया। अब जब अदालत से रिलीफ मिल रहा है तो वजीर आजम जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, और फिर आप लॉ भी बदल रहे हैं, तो ये कोई तारीख में बहुत अच्छे तरीके से तो इस बात को नहीं याद रखा जाएगा, और शायद अदालत में स्टैंड भी नहीं कर पाएगा। मैं आपकी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा कि ये जो इक़दाम हैं ये नहीं होने चाहिए, लेकिन आप देखें जो हालात जो है, जिस तरह हालात का जबर जो है, जिस तरह उसको इंक्रीज किया जा रहा है, जिस तरह उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई जा रही है, तो हमें भी तो अपने इर्द गिर्द जो है रैम्पार्ट्स या फसीलें खड़ी करनी होंगी जो कानून और आइन जो है हमें उसकी इजाजत देता है। आप देखें जिस तरह की ज़बान, मुझे बताएं, आप एक बड़े मंजे हुए बहुत बड़ी रेपुटेशन के मालिक साफ़ी हैं, आपके सामने 75 साल पाकिस्तान की तारीख का जो है आपने पूरा मुतालिया किया होगा। आप बताएं पिछले 75 साल के अंदर, इंक्लूडिंग मुजीबुर रहमान जो है, जिसके जिम्मे लगता है कि उसने मुल्क अलहदा किया था, वो एक अलहदा डिबेट है, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। तो सारों को कंपेयर करें, इमरान खान जो है 100 में से 80-90 पे खड़ा है, और बाकी सारी दुनिया 50 के नीचे खड़ी है। तो अगर आप नंबर दें, जिस तरह ये मशरकी पाकिस्तान का जो अलहदा हुआ है, उसके बावजूद इस बात के, या बलूचिस्तान में जो इंसरक्शन हो रही है, या कहीं और कोई इंसरक्शन हो रही है, उससे कहीं ज्यादा जो है PTI ने 9 मई को जो है कमिट किया है, कहीं ज्यादा कमिट किया है। मगर ख्वाजा साहब 9 मई पे जाहिर है 9 मई के सबूत भी अपनी, हमारी चौकियों पे जो हमला हो रहा है, ख्वाजा साहब 9 मई के विजुअल्स अपनी जगह पर मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमा आज तक कहते हैं कि जी हमें होता हुआ नजर आ रहा था। असद उमर साहब कहते हैं, बहुत सारे जिन्होंने इस मामले की मेरिट पर सारा का सारा आगे बढ़ाना था, उन्होंने नहीं बढ़ाया ना, इसको पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से सारा मामला खराब हुआ और अब इस किस्म की कानून साजियां करनी पड़ रही हैं। मैं बिल्कुल उसको कंटेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप देखें ये जो हालात का जबर जो है, उसको भी तो आप देखें, इंटेंसिटी टेंशन की देखें। कि मेरा मतलब है कि मैं कम से कम पॉलिटिकल मेरी जो एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस विच स्पैन्स ओवर ऑलमोस्ट 6 डेकेड्स, तो ये उसमें कभी भी अदलिया जो है एन मास 1, 2, 3, 4 जो है, और मसलन आप देख लें जो फैसला हुआ मौलवी मुश्ताक साहब ने किया, या उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने किया, नसीर महसन शाह साहब का इतराफ़ मौजूद है, जस्टिस मुनीर ने किया, उसके बाद भी फैसले हुए, बहुत से फैसले हुए, मियां नवाज शरीफ वाला फैसला हुआ, मियां नवाज शरीफ ने साकिब निसार किया, ओसा साहब ने किया, इजाजुल हसन ने किया, और बहुत से लोग किया। मेरे पास बहुत कुछ कहने को है, लेकिन मैं फिर उस बात पे स्टिक करूंगा कि ये सारे के सारे मामला जो है, अगर आपने अपनी तारीख पे दोहराएं, जो आज हो रहा है
ये पहले कभी नहीं हुआ था। ये बाजमात जो हो रहा है पहले कभी भी नहीं हुआ था। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपको एक और अहम खबर देते चलें। आपसे कुछ देर पहले बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर में नैब की टीम ने छापा मारा है। ज़राए के मुताबिक नैब की टीम ने अलकादिर ट्रस्ट का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए छापा मारा है। अमले से पूछगछ की, दफ्तर को सील कर दिया। इस वक्त भी नैब की टीम बहरिया टाउन के दफ्तर में मौजूद है। पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स की टीमें भी नैब टीम के हमरा हैं। इस केस में इमरान खान पर इल्जाम है कि उन्होंने रिश्वत के तौर पर अलकादिर ट्रस्ट के लिए बहरिया टाउन से जमीन और पैसे लिए और बदले में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से हुकूमत पाकिस्तान को मिलने वाले 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन के लायबिलिटी अकाउंट में एडजस्ट कर दिए। क्या तफसीलात है? हमारे साथ मौजूद है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ। तफसीलात बताइएगा। इस वक्त नैब का छापा मुकम्मल हो चुका, जारी है, क्या हो रहा है? शाहजेब, बिल्कुल ये रावलपिंडी में बहरिया टाउन का ऑफिस है फेज 2 में। वहां पर नैब की टीम पहुंची है। रावलपिंडी पुलिस साथ एलीट फोर्सेस, उन्होंने पहले तो सबसे पहले उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है। फिर नैब के एहलकार जो है वो बहरिया टाउन के इस दफ्तर के अंदर दाखिल हुए हैं। वहाँ अमले को पहले वहां से निकाला है और साथ ही तमाम रिकॉर्ड चेक करना शुरू कर दिया है। हमारी अभी तक इतलात के मुताबिक नैब की टीम वहां पर मौजूद है। जो वहां पर एहलकार है बहरिया टाउन के, उनको भी वहां बिठाया हुआ है, उनसे पूछताछ जारी है। नैब ज़राए ने बताया कि जो अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के जो डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड है वो हासिल करने के हवाले से अमले से पूछताछ भी जारी है। तमाम जितनी भी फाइलें हैं, जितने भी रिकॉर्ड है, वो तमाम फाइलें और रिकॉर्ड जो है वो नीचे टेबल्स पर रख के उसको चेक किया जा रहा है। अमले को भी कह रहे हैं कि आप हमें वो डॉक्यूमेंट्स दे दें। अमले का ये कहना है, हमारी भी बात हुई है नैब ज़राए से, कि अमला कहते हैं कि सिर्फ यहाँ पर बहरिया टाउन की जो प्लॉट्स हैं या घर है उनकी डिटेल्स की हमारे पास रिकॉर्ड है। किसी और रिकॉर्ड जो है यूनिवर्सिटी का या किसी और जगह का रिकॉर्ड यहाँ हमारे पास मौजूद नहीं है। ये आपको बता दीजिए ना, ये पुराना फेज 2 का ऑफिस है। अब एक और फेज है, फेज 8, वहां पर बहरिया टाउन ने अपना हेड ऑफिस बनाया। कुछ रिकॉर्ड वहां पर शिफ्ट किया गया था पहले, और ये पुराना उनका हेड ऑफिस था जहां पर तमाम जो फेज 1 to 6 जो है उसका रिकॉर्ड यहाँ पर होता है। लेकिन क्योंकि ये पुराना ऑफिस था इसीलिए नैब ने यहाँ पर पहले छापा मारा है। तमाम इस ऑफिस के जो अतराफ के एरिया उसको पहले कॉर्डन किया गया है। वहां पर अभी भी पुलिस मौजूद है। अभी भी अभी आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ, उस वक्त तक जो है नैब के एहलकार जो है दफ्तर के अंदर मौजूद है। रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और तमाम जितना भी इस वक्त अमला है वो भी तफ्तीश उनसे भी की जा रही है। और अमले का ये कहना है कि तमाम जमीनी और घरों का रिकॉर्ड है, इसके अंदर हमारे पास किसी किस्म का और रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अब बताया जा रहा है कि बहरिया टाउन के जो मालिक हैं वो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मुलजिम भी है और अलकादिर ट्रस्ट का जो केस है सारा, उस मामला में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट है। लिहाजा वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो नैब हासिल करना चाहती है। इस हवाले से हमने नैब हेडक्वार्टर से बात की तो उन्होंने ये कहा कि हमें इस बारे में इल्म नहीं है। जो नैब रावलपिंडी के जो एहलकार है, जो उनके तर्जुमान है, उनसे हमने रब्ता करने की कोशिश की है। वो इस हवाले से अभी तक कोई हमें डिटेल देने से गुरेजा है और अभी वो हमें रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे। लेकिन वहाँ पर मौजूद हमारे जो ज़राए हैं नैब के दूसरे, उन्होंने कंफर्म किया है कि जी बिल्कुल इसी केस के हवाले से ये टीम वहाँ पर मौजूद है और अपना काम कर रही है। CCTV फुटेजेस वो भी उन्होंने कब्जे में ले ली हैं। तमाम चीजें रिकॉर्ड है उसको भी चेक किया जा रहा है और अभी तक ताहाल जो है तफ्तीशी अमल जारी है। अब ये रिकॉर्ड अपने साथ लेके जाते हैं, दफ्तर को सील करेंगे, यहाँ पर अपने एहलकार छोड़ेंगे। इस हवाले से बहुत शुक्रिया। हम आपसे दोबारा भी इस हवाले से तफसीलात लेंगे। इस वक्त कार्रवाई जारी है। हम आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से इमरान खान के साथ तफ्तीश जारी है, ट्रायल जारी है। ट्रायल बहुत आगे की स्टेज पर पहुँच चुका है। इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने रिश्वत के तौर पर अलकादिर ट्रस्ट के बहरिया टाउन से अलकादिर ट्रस्ट के लिए बहरिया टाउन से ज़मीन और पैसे लिए और बदले में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से हुकूमत पाकिस्तान को मिलने वाले 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन के लायबिलिटी अकाउंट में एडजस्ट कर दिए। हालांकि खुद नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपने प्रेस रिलीज में कहा था कि ये पैसे पाकिस्तान के अवाम को, रियासत पाकिस्तान को वापस किए जा रहे हैं, मगर उसे बहरिया टाउन के जो लायबिलिटी अकाउंट था उसमें एडजस्ट कर दिया गया। और फिर बाकायदा तौर पर इमरान खान ने खुफिया मुआहदे से पर अपनी काबीना से दस्तखत कराए और वो मुआहदा काबीना तक को नहीं दिखाया। और ये गवाही फवाद चौधरी, शेख रशीद अहमद और दीगर वुज़रा दे चुके हैं और बहुत पहले दे चुके हैं फवाद चौधरी और शेख रशीद अहमद कि उनसे बंद लिफाफे पे दस्तखत कराए गए थे। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं। इस छापे की जो मज़ीद तफसीलात आती रहेंगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। IMF ने नए प्रोग्राम के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले FBR को अगले माली साल के लिए ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करने का टारगेट दे दिया है, जिसके बाद FBR टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर कर रहा है, जिसमें टैक्स छूट और मराहत ख़त्म करना और पेंशन पर टैक्स आयद करने की तजावीज़ शामिल है।
मुबारक ज़ेब खान की खबर के मुताबिक तवक्को की जा रही है कि हुकूमत ऐसी टैक्स मराहत वापस ले सकती है जो ज़्यादा कमाने वालों को मिडिल क्लास वर्कफोर्स के बरक्स हासिल हैं। IMF ने हुकूमत को तजवीज़ दी थी कि वह तनख्वाहदार मुलाजमीन की आमदनी को गैर तनख्वाहदार अफराद की ज़ाती आमदनी की तरह ही समझे। अलबत्ता FBR इससे मुत्तफिक नहीं है। खबर के मुताबिक FBR ने आमदनी पर टैक्स छूट 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज़ दी थी, जिसे बाद में तरमीम करके 9 लाख रुपए कर दिया गया। टैक्स छूट को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए करने की वजह महंगाई में इजाफा है। दूसरी तरफ हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10 से 15% इजाफा करने का सोच रही है। नुमाइंदा जंग और द न्यूज़ मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक हुकूमत इस साल FBR का टैक्स हदफ 12,500 अरब रुपए मुकर्रर करने का सोच रही है, जबकि वजारत खजाना सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा करना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ प्रेशर्स होंगे, जिसके बाद फिस्कल एडजस्टमेंट करके सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को 12.5% से 15% बढ़ाया जा सकेगा, जबकि ग्रेड 20, 21 और 22 के मुलाजमीन को गाड़ियों की मद में मिलने वाली रकम भी 20 से 25% बढ़ाने का इम्कान है। इस वक्त 20 ग्रेड के अफसर को गाड़ी के लिए 67,000 रुपये माहाना, जबकि 21 ग्रेड के अफसर को 77,000 रुपये माहाना और 22 ग्रेड के अफसर को 87,000 रुपये माहाना मिलते हैं। इस हवाले से सोचा जा रहा है कि महंगाई के तनासुब से इस रकम में भी इजाफा किया जाएगा। आला सरकारी ज़राए का कहना है कि हुकूमत आने वाले बजट में पेंशन रिफॉर्म्स भी मुतारिफ करवाने के लिए तैयार है, जबकि माहाना 1 लाख रुपये से ज़ायद पेंशन लेने वाले अफराद पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। आला सरकारी ज़राए के मुताबिक आने वाले बजट में सरकारी अफसरान की रिटायरमेंट की उम्र 2 से 5 साल बढ़ाने और जामे पेंशन रिफॉर्म्स पेश किए जाएंगे। बात करेंगे हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना साहब। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है बहुत सारे दावे किए गए हैं टैक्स रिफॉर्म्स के, टैक्स बेस बढ़ाने के, टैक्स नेट बढ़ाने के, और IMF की तरफ से भी इसरार की खबरें आ रही हैं। 12,500 अरब रुपए, आपको लग रहा है कि कुछ नए एवेन्यूज़ तलाश किए जाएंगे या जो एग्जिस्टिंग है अब उसी की तरफ सारा का सारा फोकस शिफ्ट हो गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब आपका। देखिए, इस साल का जो हदफ था वो 9,415 अरब रुपया था, और FBR ने प्राइम मिनिस्टर को भी बता दिया है और IMF को भी बता दिया है कि ये कोई तकरीबन 9,200 अरब रुपये से कुछ ज़्यादा रहेगा। अब जो बात हो रही है अगले साल के टैक्स हदफ की, पहले प्राइम मिनिस्टर को बताया गया कोई तकरीबन 12,400 अरब रुपये का टैक्स हदफ होगा। फिर जो पिछले जुमे को एक ब्रीफिंग हुई प्राइम मिनिस्टर को, उसमें 12,900 अरब रुपये के करीब। तो अगर आप 12,900 अरब रुपये का शाहज़ेब साहब फिगर ले लें, ये तकरीबन 40% या कोई 3600 अरब रुपया इजाफी टैक्स बनता है जो इकॉनमी से सक किया जाएगा। इस वक्त जो सूरत हाल है, आपको पता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर तकरीबन रुक चुका है, खिदमात के शोबे में भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और इस साल की जो इकॉनमी की ग्रोथ है ये 2.4%। उसकी सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है आपका ज़राअत का शोबा। फेवरेबल आपके सारा वो माहौल था, पानी की सप्लाई बेहतर थी, मौसम भी फेवरेबल था, तो बेहतर आपकी काश्त होगी। क्या ये फैक्टर्स अगले साल रहेंगे? और जब नहीं रहेंगे तो ये जो 40% और या अब तकरीबन 3600 अरब रुपया इजाफी टैक्स कलेक्शन करने की बात हो रही, क्या इकॉनमी में इतनी जान है? और फिर आगे जो रिकमेंडेशन है, जो आपका सवाल है कि ये पैसा कहाँ से आएगा, IMF की तो सीधी सी तजवीज़ है इस वक्त शाहज़ेब साहब कि जो सेल्स टैक्स की छूट है तकरीबन 2,900 अरब रुपया है। इस साल का जो एस्टिमेटेड नंबर आ रहा है उसमें से कोई 1400 अरब रुपए से थोड़ा सा ज़्यादा है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर सेल्स टैक्स की छूट, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोलियम लेवी लगी हुई है, और बाकी कुछ ज़ीरो रेटेड है, जैसे दूध है आपका, दूध के ऊपर भी 18% फिर GST लग जाएगा। तो बात करने का मकसद वो तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन्फ्लेशन को स्ट्रोक कर सकती हैं, उनके ऊपर जो एक रिकमेंडेशन आ रही है कि आप 18% GST लगा दें। तो अगर ये कल हमें कोई ये कहे कि सनतकारी टैक्सों की छूट ले गए हैं तो हमने वो वापस ली है, वो बात शायद इसलिए मुनासिब नहीं होगी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी इसकी, दूध की, जो डिब्बे का दूध है उसके ऊपर 18% टैक्स लगा देंगे तो कौन पे करेगा? आम सारिफ पे करेगा। इसी तरीके से जो आपके मेडिकल आलात हैं, मैं आपको चंद वो एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो ह्यूमन लाइफ्स की हैं। मेडिकल आलात हैं, आपके जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर 18% GST का प्रपोजल है। फिर गोश्त की सेल के ऊपर, इसी तरीके से और जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर ये यहाँ से ये टैक्स इकट्ठा करना चाहिए। अब ये सारे आप जो एक इकोनॉमिक सिनारियो बन रहा है उसको देख लें, इकोनॉमी आपकी ग्रो नहीं कर रही, एग्रीकल्चर से आपको सपोर्ट मिल रहा है, 40% आप एग्जिस्टिंग इकोनॉमी से टैक्स लगाना चाहते, लगा किसके ऊपर रहे हैं? जो कि कंज्यूमर के ऊपर लगेगा। तो एज ऑफ नाउ इनके पास मुझे कोई ऐसा इनोवेटिव एवेन्यू नजर नहीं आ रहा जिसमें से इन्होंने 3600 अरब रुपए में से कोई वहां से 500-700 अरब रुपए अभी निकाल लें, बाकी को बहुत बड़ा रकम निकालना तो बहुत दूर की बात है।
और IMF का वफ़द ज़ाहिर है लंबी मुलाकात हुई, मुज़ाकरात हुए, स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हुआ, मगर जो स्टेटमेंट है उसको कहा जा सकता है कि मस्बत पेशरफ्त की तरफ ही वो इशारा कर रहा था। तो अभी क्या बहुत कुछ है जो हुकूमत को करना है IMF को ऑन बोर्ड लाने के लिए, या चीज़ें मस्बत सिमत में मूव कर रही हैं अगले प्रोग्राम के लिए? शाहज़ेब साहब, इस स्टेटमेंट के अंदर एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे लिए ख़ुद हैरान कुन थी। मैं 18 साल से इकॉनमी की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। IMF ने अपने स्टेटमेंट के जो बिल्कुल उसका इब्तदाई पैरा था उसके अंदर एक जुमला डाला कि ये जो IMF का मिशन पाकिस्तान आया था, इसकी जो इब्तदाई फाइंडिंग्स होंगी उसकी रिपोर्ट जो IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड है उसमें जाएगी और जो बोर्ड है वो उसको डिस्कस करेगा और डिस्कस करके उसके पे फैसला करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि IMF का बोर्ड इस बात को तय करेगा कि IMF की मैनेजमेंट ने स्टाफ लेवल मुआहिदा पाकिस्तान के साथ करना या नहीं करना। ये आमतौर पर होता नहीं है। अमूमी तौर पर यह चीज़ होती है कि जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके बाद ही जो मामला है वो बोर्ड के ऊपर जाता है। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल प्रेशर के हवाले से जो जियो स्ट्रेटेजिक भी बात होती है उसके लिए एक्सपोज कर दिया गया है। हम सबको पता है कि जो सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है बोर्ड का वो अमेरिका है, और अमेरिकन जो इंटरेस्ट है खित्ते में, पाकिस्तान में, और फिर अमेरिका चाइना रिलेशंस और चाइना पाकिस्तान रिलेशन, इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आपको ये जो आने वाला मुआहिदा उसको देखना पड़ेगा। हुकूमत तो यही कह रही है कि जो बजट है उसकी मंजूरी IMF देखेगी। अगर बजट में ये चीज़ हो जाती है, बजट वो उसी तरीके से बनता है जो अभी हम टैक्सेस की बात कर रहे थे, अखराजात में कमी की, कुछ और चीज़ों की, पावर सेक्टर के हवाले से, तो फिर जो मुआहिदा है वो जुलाई में हो जाएगा। बट क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब दूध के ऊपर 18% GST टैक्स लगाने की इजाज़त देंगे? क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इजाज़त देंगे कि जो अद्वियात हैं और अद्वियात बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, जो सब्सटेंस इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर भी 18% GST कर दिया जाएगा 1% से? ये बहुत बड़े सवालिया निशान है, और ये ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में आपको पता है जब मुल्क के अंदर पॉलिटिकल हीट बढ़ रही है, तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू विड्रॉ ऑल दोज टैक्स एग्जम्पशंस। और सब साथ में सऊदी अरब के साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी की भी बात हो रही है। अब रेकोडिक के हवाले से तो पेशरफ्त की खबरें आई हैं, मगर सवाल ये उठ रहा है, हुकूमत कहती है मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुख्तस कर दिए हैं, सऊदी अरब भी बहुत सारी सरमायाकारी करने जा रहा है, मगर कोई होमवर्क है, कोई एवेन्यूज़ हैं जिसमें हमें फौरी तौर पर सरमायाकारी होती नज़र आ रही हो, या कुछ नहीं है? शाहज़ेब साहब, अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द PDM गवर्नमेंट ये दुबई गए, वहाँ पे इनकी मुलाकातें हुई, और जो दुबई के हुक्मरान थे उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम तैयार हैं सरमायाकारी करने के लिए पाकिस्तान में, आप हमें एवेन्यूज़ बताइए जहाँ पे हम जाके इन्वेस्ट कर सकें। तो उस वक्त इतनी एमरजेंसी क्रिएट की गई कि प्राइम मिनिस्टर के दौरे के फ़ौरी बाद ईद के दिन थे, तो ईद आने वाली थी, तो एमरजेंसी में जो इकनॉमिक टीम थी उसको लाहौर में बुलाया गया, वहाँ पर मीटिंग्स हुई। जैसे कल ही सऊदी उसकी मुत्तहिदा अरब अमारात की इन्वेस्टमेंट आ रही, वो आज तक नहीं आई। सऊदी अरब का भी आपने सुन लिया कि जब इनकी मुलाकात हुई तो मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कहा, जो खुद वज़ीर ख़जाना ने कोट किया एक मीटिंग में, कि उन्होंने कहा कि हमारी $5 अरब की एपिटाइट है। अभी जब चीन के साथ हमारी जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी की मीटिंग थी, JCC जो CPEC की एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसमें जो द्यामिर बादशाह डैम हमने सऊदीज को ऑफर किया था फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो हमने जो उनको ऑफर कर दिया है चाइनीज़ को कि वो CPEC के तहत इन्वेस्ट करें। तो ये सारी चीज़ें ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि हुकूमत कोशिश तो बहुत कर रही है। काबीना की कमेटी भी बना देगी SIFC की, SIFC खुद 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया उसको काम करते हुए, प्राइम मिनिस्टर अपनी पर्सनल एफर्ट्स पुट करें, आर्मी चीफ जो पर्सनल एफर्ट्स पुट करें, लेकिन एक जो टेंजिबल चीज़ होती है कि हाँ ये प्रोजेक्ट है, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो गई है, उसके ऊपर हम एक हतमी मुआहिदा में, MOU की बात नहीं कर रहा, हतमी मुआहिदा साइन करने जा रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉर दैट, आई एम वेटिंग फॉर दैट, एंड द नेशन इज़ वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, हुकूमत को और इकॉनमी को एक रियल वाली अच्छी खबर चाहिए, ना कि वो अच्छी खबर जो स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने से मिलती हो। बहुत शुक्रिया, शहबाज की तफसीलात बता रहे थे। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, एक और अहम खबर है, उसकी तफसीलात आप ध्यान रखेंगे ब्रेक के बाद। रफा में सेफ जोन करार दिए गए पनाह गजीन कैंप पर इसराइली हमले के खिलाफ शदीद आलमी रद्द-ए-अमल सामने आने के बावजूद इसराइल ने रफा में फौजी कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ कर दी हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46 फ़लस्तीनी शहीद और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। वाज़ेह रहे कि इतवार की रात इसराइल ने रफा के इलाके तल सुल्तान में कायम पनाह गजीन कैंप पर बमबारी की थी, जिससे कैंप में आग लग गई और 45 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि इस वक्त सैकड़ों ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हमले की जद में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन आए थे। बमबारी के मकाम से इंतहाई दिलखराश मनाजिर सामने आए। आग में झुलसे अफराद की अस्पताल मुंतकली की जो वीडियो सामने आई वो इंतहाई दिलखराश थी। रफा में सेफ जोन करार दिए गए इलाके पर इसराइली हमले
हमले पर दुनिया भर से मजम्मती बयान सामने आए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गजा में कोई महफूज जगह नहीं बची, ये वहशत अब खत्म होनी चाहिए। तुर्क खबर रसाई इदारे TRT के मुताबिक यूरोपीय यूनियन आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से रफा पर हमले फौरी खत्म करने के फैसले पर अमल न करने के हवाले से इसराइल पर पाबंदियां लगाने पर गौर कर रही है। चीन, जापान, सऊदी अरब, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने रफा में पनाहगज़ीन कैंप्स पर हमले की मजम्मत की है। इसी तरह कतर, मिस्र, तुर्की, चिली और कोलंबिया के भी मजम्मती बयान सामने आए हैं। गजा की मौजूदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। रफा पर ताज़ा इसराइली हमलों के खिलाफ अमरीका और यूरोप समेत दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन की हिमायत में हज़ारों अफराद ने एहतजाज किया। फ्रांस के शहर पेरिस में इसराइली सिफारत खाने के बाहर मुजाहरा किया गया। लबनान में मुजाहिरीन मिस्री सिफारत खाने के बाहर पहुंच गए, जहां उन्होंने मिस्री हुक्काम से रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा में इमदाद पहुंचाने का मुतालबा किया, जिसके बाद मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम हो गया और सूरत हाल कशीदा हो गई। इसी तरह इस्तांबुल और बगदाद में भी मुजाहरे हुए। इसराइली हुक्काम ने पनाहगज़ीन कैंप पर हमले में आम शहरियों की हलाकत पर मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इसराइल ने 2 सीनियर हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया है, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमले में आम शहरियों की हलाकत का एतराफ़ किया है। निहत्ते अफराद की शहादत पर इसराइली एतराफ़ के बावजूद अमरीका हमलों को जस्टिफाई करने की कोशिशों में लगा है। इस हवाले से अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा है कि इसराइल को हमास के खिलाफ कार्रवाइयों का हक हासिल है और रफा हमलों में 2 हमास रहनुमा मारे गए हैं, जबकि इसराइली फ़ौज सिविलियंस की हलाकतों की तहकीकात कर रही है। आलमी सतह पर मुसलसल दबाव और आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद रफा में इसराइली कार्रवाइयों का सिलसिला मजीद तेज़ हो रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक कई इसराइली टैंक्स रफा के सिटी सेंटर तक पहुंच गए हैं। यानी शाहिदीन ने रॉयटर्स को बताया है कि इसराइली टैंक्स और फौजी गाड़ियां वस्ती रफा की जानिब पेशकदमी कर रही हैं। TRT के मुताबिक इसराइली फौज ने रफा में अपनी दरअंदाजी को बढ़ाना शुरू कर दिया है। मिस्र से मुल्हिका सरहदी राहदारी के ज़्यादातर हिस्से पर भी कब्जा कर लिया है। यह राहदारी एक गैर फौजी बफर जोन है जो गजा और मिस्र की सरहद के साथ चलता है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली जेट तैयारों ने जबालिया कैंप के मगरिब में अल फलूजा के इलाके को भी निशाना बनाया है, जिसमें मुतअद्दिद शहरी शहीद और जख्मी हुए हैं जो इसराइली फौज के इनखला के बाद इलाके में वापस आना शुरू हुए थे। इसी तरह रॉयटर्स की खबर के मुताबिक रफा शहर के मगरिब में इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में 7 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी होने की इतलात हैं। दूसरी जानिब इसराइली हमलों की वजह से गजा में अस्पतालों की सूरत हाल भी इंतहाई तशवीशनाक है। अल जज़ीरा के मुताबिक रफा के कुवैती अस्पताल में इसराइली हमले में तिब्बी हमले के 2 एहलकार शहीद हो गए, जिसके बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया। कुवैती अस्पताल रफा का मरकजी अस्पताल है और इतवार की रात को होने वाले हमले से मुतासरीन की अक्सरियत भी यहीं ज़ेर इलाज थी। मगरबी रफा शहर के फील्ड अस्पताल बशमूल इंडोनेशियन अस्पताल और अमाराती अस्पताल भी आउट ऑफ सर्विस हैं, जिससे इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासिर हो रही हैं। मौजूदा सूरत हाल में गजा में रहना मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 6 मई से गजा की पट्टी के जनूब और शुमाल में 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से गजा की सरहदों की बंदिश की वजह से फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के सेहत के मराकज़ को 12 दिनों से तिब्बी सामान नहीं मिला है, जबकि दूसरी जानिब रियासत फ़लस्तीन के क़याम के हवाले से एक और पेशरफ्त हुई है। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने इसराइल की जानिब से सख्त नाराज़गी के बावजूद आज बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया है। इस हवाले से स्पेन ने सबसे पहले रियासत फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया था। इस मौके पर स्पेन के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि यह दिन स्पेन की तारीख़ में लिखा जाएगा, जबकि इससे पहले स्पेन के वज़ीर आज़म ने कहा था कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना अमन के लिए ज़रूरी है, ये इक़दाम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। इसके बाद नॉर्वे की हुकूमत ने भी बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम 30 साल से ज़्यादा अरसे से फ़लस्तीनी रियासत के सबसे बड़े हामी रहे हैं। आज नॉर्वे और फ़लस्तीन के ताल्लुकात के लिए ख़ास दिन है। आयरलैंड ने भी स्पेन और नॉर्वे की तक़लीद करते हुए रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। आयरिश हुकूमत ने इस हवाले से बयान जारी करते हुए कहा कि आयरलैंड ने बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। आयरिश हुकूमत फ़लस्तीन को खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करती है और जल्द रामल्ला में सिफारत खाना कायम किया जाएगा। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने तीनों यूरोपीय ममालिक के फैसले का खैर मकदम किया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, रात दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।